हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जिसका नाम है मनी। और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे मनी, मीनिंग, यानी इसका मीनिंग। उसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन, मनी टाइम के साथ साथ और ह्यूमन सोसाइटी और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे इवॉल्व हुआ। और लास्ट देखेंगे हम फंक्शन ऑफ मनी। ये तीन चीजें इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मनी वर्ड, ये वर्ड कहाँ से आया। देखो, एंशियंट टाइम में ये कहा जाता है कि एंशियंट टाइम में रोम के अंदर मनी वर्ड एक लैटिन वर्ड है ना, एक लैटिन वर्ड है जो बेसिकली मोनेटा से लिया गया है। अब ये मोनेटा का क्या मतलब है और ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये एक नाम है, ये नेम है। बेसिकली एंशियंट रोम के अंदर एक टेम्पल हुआ करता था, एक गॉडेस की, जिनका नाम था जूनो, और उनका एक दूसरा नाम भी था मोनेटा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उस मंदिर में ही, उस टेम्पल के अंदर ही, जो उस टाइम का करेंसी था उसको मिंट किया जाता था। और इसलिए उस टाइम के करेंसी का नाम, जो गॉडेस थी जूनो मोनेटा, उनके नाम पर रखा गया मोनेटा। और इसी मोनेटा को बाद में, यही मोनेटा इवॉल्व होकर के क्या बन गया, मनी। इसी को लोग मनी कहने लग गए। तो कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये एक लैटिन वर्ड है, जो जिसका नाम जो है वो मोनेटा के नाम से लिया गया है। और ये मोनेटा रोम के अंदर एक टेम्पल हुआ करता था, जिसमें एक गॉडेस हुआ करती थी, और उन्हीं का नाम है ये मोनेटा। चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट है। फिर कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, ये एक लैटिन वर्ड तो है, बट ये जिस लैटिन वर्ड से लिया गया है उसका नाम पेक्यूनिया है। पे पेकोनिया, ठीक है। पिक्यूनिया से लिया गया है, और ये पिक्यूनिया एक पेकस वर्ड से बना हुआ है। पेकस वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग है एनिमल वेल्थ। एनिमल वेल्थ। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मनी एक लैटिन वर्ड तो है, बट ये किस वर्ड से लिया गया है, पिक्यूनिया वर्ड से लिया गया है, जो एक पेकस वर्ड से लिया गया है, और उसका मीनिंग है एनिमल वेल्थ। क्योंकि एंशियंट टाइम में लोग ट्रांजेक्शन के लिए एनिमल का यूज किया करते थे, जिसे हम लाइव मनी भी कहते हैं। ये तो कुछ एंशियंट टाइम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एनिमल मनी का यूज किया जाता था, वहां का ये कॉन्सेप्ट है। खैर, हम देखेंगे कि मॉडर्न मनी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को। तो बेसिकली हम लोग सीधे एक छोटे से हिस्ट्री को समझते हुए यहां तक पहुंचेंगे। वो हिस्ट्री क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप किया,
वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सेक्टर्स में बेसिकली डिवाइड हो गया। एक जो प्रोडक्शन कर रहा है यानी प्रोडक्शन सेक्टर, और दूसरा जो कंजम्पशन कर रहा है यानी कंजम्पशन सेक्टर। और इन दोनों में प्रोडक्शन सेक्टर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, और कंजम्पशन सेक्टर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करना। अब इन दोनों में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा, प्रोडक्शन सेक्टर कंजम्पशन सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देगा, और कंजम्पशन सेक्टर इसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर को कुछ ना कुछ तो देगा। लेकिन उस टाइम पे तो कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता नहीं था, जो आज के मॉडर्न मनी जिस तरीके से परफॉर्म करता है उस तरीके से तो कुछ था नहीं। तो लोग उस टाइम पे कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे कमोडिटी के साथ। ठीक है, तो ये भी वही चीज देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन कंजम्पशन सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज ही बदले में दिया करता था। ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता था। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे? इस ट्रांजेक्शन को हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे? बार्टर सिस्टम। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम रिफर्स टू दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कमोडिटी को कमोडिटी के लिए ही एक्सचेंज की जाती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल में देखते हैं, ए और बी में एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। ए के पास वीट है जो बी को वो दे रहा है, ऑफर कर रहा है, और बी के पास राइस है जो ए को ऑफर कर रहा है। अब ये ट्रांजेक्शन इतना इजी नहीं है, आपको जितना इजी ये लग रहा होगा स्क्रीन पर कि मैंने इधर से एरो बनाया, इधर कर दिया, इधर कर, इतना इजी ये ट्रांजेक्शन नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे कि ए वीट ही क्यों दे रहा है बी को, क्योंकि वीट ए के पास सरप्लस होगा, और बी राइस ही क्यों दे रहा है, क्योंकि राइस बी के पास सरप्लस है। अब ये ट्रांजेक्शन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बी की रिक्वायरमेंट वीट है, बी की रिक्वायरमेंट वीट है, और ए की रिक्वायरमेंट राइस है। इसलिए इतना इजिली ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जरा सोचिए कि जो ए के पास है वो बी लेने के लिए रेडी है, बट जो बी के पास राइस है वो ए के पास वो भी सरप्लस में है, तो क्या ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा? ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। और इस तरीके की समस्या, इस तरीके की प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम के अंदर आने लग गई। दूसरी बात ये थी कि ह्यूमन सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप किया, इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप किया, ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाइडर लेवल पे यानी एक तरह से एक्सपैंड होने लग गया। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपैंड होगा तो ऐसे में क्या होगा कि ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट हो जाएगा। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, जो डीलिंग है, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ऐसे में कोई इतना स्लो ट्रांजेक्शन प्रोसेस को या एक्सचेंज प्रोसेस को अगर अडॉप्ट करता है, इतना स्लो एक्सचेंज प्रोसेस को अगर अडॉप्ट करेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इतना फास्ट रन कर रही है वो स्लो हो जाएगा। और वो अगर स्लो हो गया तो हर एक चीज स्लो हो जाएगा। ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट, मतलब सीक्वेंस वाइज एक एक करके सब कुछ स्लो होता चला जाएगा, और इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी के मुकाबले पीछे चला जाएगा। तो ऐसे में जरूरत थी ह्यूमन सोसाइटी के लिए कि एक ऐसे कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डेवलप करना
अब कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले तो जो ड्रॉबैक है कि हमें एक चीज ये तो ग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि आखिर बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम रही है, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, जिसकी वजह से जिस ग्राउंड पे हम एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें बार्टर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम हमें ढूंढना पड़ेगा कि बार्टर सिस्टम के अंदर आखिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमें मॉनेटरी सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ा। नहीं तो केवल बार्टर सिस्टम में डिमेरिट्स ही नहीं है, बार्टर सिस्टम के कई सारे मेरिट्स भी है। तो हमें एक सिस्टम को क्यों क्विट करना पड़ा, क्यों हम मॉनेटरी सिस्टम को अडॉप्ट किए, इस चीज को समझने के लिए हमें बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक को समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए बार्टर सिस्टम के अंदर सेवरल ड्रॉबैक्स हैं, हम लोग उसमें से कुछ ड्रॉबैक्स को देखेंगे जो प्राइम ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से हमें एक क्लियरेंस मिल गया कि नहीं, आज के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इतना स्लो एक्सचेंज प्रोसेस नहीं चाहिए ना। तो सबसे पहला इसमें जो ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये सबसे प्राइम जो ड्रॉबैक है उसमें से एक है कि बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की लैकिंग थी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है, जरा आप इस एग्जाम्पल को देखें, समझ में आ जाएगा। जैसे ए और बी में एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब ए के पास सरप्लस में था वीट, जो ये बी को देना चाहता है, ऑफर कर रहा है। और ये क्या ऑफर कर रहा है? ये कर रहा है वीट ऑफर कर रहा है। बी ने कहा ठीक है, बी की रिक्वायरमेंट भी क्या है? वीट। बी की रिक्वायरमेंट भी वीट है। तो बी ने कहा ठीक है, मैं तो इसे एक्सेप्ट करता हूं। बट बी के पास जो कुछ भी है, जरूरी नहीं है कि ए की रिक्वायरमेंट वही चीज हो। और ऐसे में बी के पास सपोज की राइस है और ए के पास सरप्लस में राइस भी है, तो क्या ए की रिक्वायरमेंट राइस हो सकती है? नहीं, क्योंकि ए के पास ऑलरेडी सरप्लस में राइस है। ए की रिक्वायरमेंट सपोज कैट है, तो ए बी से क्या डिमांड करेगा? कैट, जो कि बी के पास नहीं है, और है भी तो वो सरप्लस में नहीं है। अब जरा आप सोचो कि क्या ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं, क्वाइट नॉट। क्यों? क्योंकि ए और बी के पास जो कॉमोडिटी है, वो कॉमोडिटी एक दूसरे के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई करने में इनएडुकेट है। दैट्स वाई कि बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को देखा गया। यहां दो ऐसे लोगों का होना जरूरी था जो एक दूसरे के वांट्स को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सके। लेकिन ये चीज, इस चीज की लैकिंग थी बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से मनी को अडॉप्ट करना पड़ा। अब मनी ने इस
ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया, तो वो हम मनी के कॉन्सेप्ट पे जब हम आएंगे तो उस टाइम में आपको समझाऊंगा कि मनी ने इस चीज को कैसे ओवरकम किया। तो आई होप कि ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को वांट्स ये आपकी समझ में आया होगा, मतलब आप समझ पाए होंगे कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये बहुत ही वाइटल ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। चलिए, नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी बार्टर सिस्टम में किसी चीज की वैल्यू को हम मेजर नहीं कर पाते थे, है ना। इस चीज की यहां पर प्रॉब्लम थी कि हम इस चीज के अंदर किसी चीज की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, ऐसा कोई यूनिट नहीं था जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सके। तो ये एक और प्रॉब्लम था कि आजकल कोई अगर आपसे पूछे कि आपके बाइक की क्या वैल्यू है या आपकी कार की क्या वैल्यू है, हम तुरंत बताते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है। हम तुरंत बताते हैं कि इतने रुपए का, इतने रुपए का, कुछ भी जो वट एवर जो भी अमाउंट हो वो हम बताते हैं। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। बार्टर सिस्टम में तो हम किसी दो चीज को कंपेयर भी नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू को मेजर करने का जो यूनिट है वही नहीं था। तो हम किसी दो चीज को वैल्यू नहीं कर सकते। फिर हम जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज के टाइम पे सपोज कि कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे लाइव स्टॉक। एनिमल को हम डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज कि अगर हमने एक एनिमल को 2 क्विंटल्स ऑफ राइस में हमने एक्सचेंज किया था, अब वो एनिमल हमारे पास है और कोई 1 क्विंटल्स ऑफ राइस हमें दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो क्या हम उस एनिमल को काट के आधा उसको देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। या तो आप पूरा दे दो या मत दो। तो ये जो डिविजिबिलिटी थी वो बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ कि हम हमारे पास कोई कॉमन मेजर नहीं था वैल्यू का, जिससे हम किसी चीज की यूनिट को मेजर कर सके या किसी चीज की वैल्यू को मेजर कर सके। ये भी एक प्रॉब्लम था कि आज हम दो चीजों को उसके वैल्यू के ग्राउंड पे क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। ठीक है। फिर थर्ड था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये भी एक प्रॉब्लम था। आज आज आप अपनी वेल्थ को, यानी आज आप मॉनेटरी टर्म में किसी चीज को या मनी को आज आप सेव करके रख सकते हो। और क्योंकि कमोडिटी को हम ज्यादा दिनों तक सेव करके नहीं रख सकते। कमोडिटी क्योंकि पेरिसेबल इन नेचर का होता है और उसे हम ज्यादा दिनों तक सेव करके नहीं रख सकते हैं। जितने दिन तक हम मनी को सेव करके रख सकते हैं, हम कमोडिटी को सेव करके नहीं रख सकते। तो स्टोर ऑफ वैल्यू की भी लैकिंग थी कि हम अपने आज हम स्टोर करते हैं, आज हम सेविंग करते हैं, हम अपने फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए, जो कि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, या पॉसिबल था भी तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम में कमोडिटी हुआ करती थी जिसको हम सेव करके नहीं रख सकते। कमोडिटी पेरिसेबल इन नेचर का होता है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ
वैल्यू, हम वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वैल्यू को ट्रांसफर, जैसे आज हम, हमारे पास जब से ह्यूमन सोसाइटी में करेंसी आया, मनी आया, हम ट्रांसफर कर सकते हैं चीजों को, वैल्यू को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं है। बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आज तो ट्रांसफर का मोड इतना इजी हो गया है कि हम माइक्रो सेकेंड के अंदर कई बार लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज हम वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, वैल्यू को हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर या किसी ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये बार्टर सिस्टम में नहीं था। एक और समझिए, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एक सेकेंड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी आज मनी है तो हम कुछ भी क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को हम फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं था। मतलब कि आज हम क्रेडिट पे सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये बार्टर सिस्टम में नहीं था। बार्टर सिस्टम में हम क्रेडिट पे सेल परचेज, क्रेडिट कोई चीज ही नहीं थी तो क्रेडिट पे क्या सेल परचेज करेंगे। तो ये ओवरऑल ड्रॉबैक्स था आपका। ये बार्टर सिस्टम जो है इसका ड्रॉबैक था, जिसके ग्राउंड पे, जिस ड्रॉबैक के कारण मॉनेटरी सिस्टम को इवॉल्व किया गया। मतलब मॉनेटरी सिस्टम लाया गया। अब इस ड्रॉबैक से हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए एक मॉनेटरी सिस्टम पे। तो अब हम समझेंगे, अब हम मनी को स्टडी करेंगे। हमने बार्टर सिस्टम की स्टडी करी, हमने समझा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से हम मॉनेटरी सिस्टम को अडॉप्ट किए। अब हम मॉनेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे कि मॉनेटरी सिस्टम, तो फिर यहां से समझेंगे कि मनी क्या होता है। तो ये समझते हैं, यहां से हम समझेंगे मनी। मनी बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मनी इज एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जिस कमोडिटी का यूज किया जाता है उसे हम मनी कह सकते हैं। बट यहां पर ये चीज मनी को वाइडर टर्म में एक्सप्लेन करता है, जबकि यहां पर जो लीगल टेंडर मनी है वो मनी को थोड़ा सा लिमिटेड करता है। कि जो गवर्नमेंट ने, जो स्टेट ने डिक्लेयर किया है
लीगल एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करी है, लीगल टेंडर प्रोवाइड करी है, जिस करेंसी में, जिस कमोडिटी में, वही केवल मनी के टर्म में यूज होगा। तो मनी बेसिकली क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से क्या मतलब है कि अब हम कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम क्या यूज करेंगे? मनी क्या यूज करेंगे। यानी अब हमें कुछ ऐसा पे नहीं करना है, या कुछ ऐसा एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज या कमोडिटी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा पे नहीं करना है जो सामने वाला हमसे कह रहा है। अब हमारे पास एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे हम पे कर सकते हैं। तो मनी क्या है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है। तो सीबीएसई में ये बहुत सारे डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ आप इतना समझ लो कि मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की है। अब मनी, यहां पर जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो है फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आएगा? तो प्राइमरी फंक्शन में आएगा सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू। जबकि सेकेंडरी फंक्शन में इसके अलावा जो कुछ भी है, जैसे हम डेट को पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हम मनी से और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो ये सब के सब अदर देन प्राइमरी फंक्शन, जो कुछ भी फंक्शन है वो सब किस में आएगा? सेकेंडरी फंक्शन में। ठीक है। तो ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी। वैसे अगर आप सेकेंडरी फंक्शन को भी लिखना चाहो तो आप लिख लो, वैसे तो बहुत सारे हैं। मैं दो जो प्राइम, जो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेकेंडरी में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये सेकेंडरी वैल्यू आप कह सकते हैं। फिर है फॉर्म्स ऑफ मनी। तो फॉर्म्स ऑफ मनी हम लोग बेसिकली चार पार्ट में मनी को डिवाइड कर देंगे। वैसे तो आप थोड़ा सा एंशियंट टाइम में अगर जाओ तो सबसे पहले जो मनी का जो फॉर्म था वो मेटलिक था। मेटलिक के बाद फिर मेटलिक मनी से फिर इवॉल्व होकर के मनी पेपर नोट्स पे आया। पेपर नोट से फिर प्लास्टिक मनी में, प्लास्टिक मनी से फिर डिजिटल मनी, उसको भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फिएट मनी। तो करंट में
जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है, करेंसी इन सर्कुलेशन, इसको हम क्या कहेंगे? फिएट मनी। जैसे इंडिया के अंदर ₹1 से लेकर के जो भी 500 तक के नोट्स हैं, सब के सब फिएट मनी में, चाहे पेपर नोट्स हो, क्वाइंस हो, सब कुछ फिएट मनी में आएगा, जितने भी लीगल टेंडर मनी है। उसके बाद आता है फिड्यूशियरी मनी। ये एक्चुअली मनी तो है नहीं, लेकिन मनी के बिहाफ पे काम करता है, और ये नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी है। ये सब के सब लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने इसे ऑथराइज कर रखा है, लीगली एक्सेप्टेबल है ना। ये भी दो टाइप्स के होंगे। जो लीगल टेंडर होता है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फिड्यूशियरी मनी में क्या सब आ जाएगा? ये मनी नहीं है, बट मनी के बिहाफ पे मनी की तरह ही ये भी परफॉर्म करता है। जैसे आप देखेंगे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब के सब क्या है? हुंडीज, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब फिड्यूशियरी नोट मनी है। ये लीगल टेंडर नहीं है। गवर्नमेंट, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकता, है ना। ये ऑन ट्रस्ट काम करता है, और ये जब हम एक दूसरे को जानते रहते हैं, जब भी ये चीजें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये फिड्यूशियरी मतलब, एक फिड्यूशियरी का मतलब क्या है? एक इमेजिनरी मनी है, कि हाँ चलो हम मनी के बिहाफ पे इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसमें, जिसका कमोडिटी वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से बहुत कम होता है। जैसे कि 500 के नोट में गवर्नमेंट ने वैल्यू 500 का डाल दिया, बट अगर 500 की वैल्यू को लीगल टेंडर से अगर हटा दिया गया, या 500 की वैल्यू को गवर्नमेंट ने, जैसे ओल्ड 500 का नोट है, उससे 500 की वैल्यू को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? एंड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? जीरो, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे मनी को हम क्रेडिट मनी कहेंगे। और एक आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का क्या मतलब है? जिसका कमोडिटी वैल्यू, जिसका कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू के बिल्कुल इक्वल हो, उसको हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी। तो मनी बेसिकली 4 टाइप्स के होंगे। अब इसमें टाइप्स में अगर हम देखें, तो फिजिकल फॉर्म में अगर मनी को देखें, तो वो मेटेलिक मनी और पेपर नोट्स, ठीक है। तो जो फिएट मनी होता है, ये जितने भी पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं, ऑल द करेंसी विच इज इन सर्कुलेशन, है ना, वो सबके सब फिएट मनी कहलाएगा। फिर फिड्यूशियरी मनी में क्या आएगा? जो मनी के बिहाफ पे काम करेगा, जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, हुंडीज हो गया, एक्सेट्रा। क्रेडिट मनी, जिसका कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू से बहुत कम हो, वो क्रेडिट मनी होता है। और फुल बॉडीड मनी, जिसका कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो। अब हम देखेंगे कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस स्टेज से मनी किस स्टेज, इस स्टेज तक कैसे आया, इस चीज को हम अब देखेंगे, यानी इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले एंशियंट टाइम में जो मनी आया, वो मेटलिक मनी आया। और मेटलिक मनी जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ,
ठीक से, वो था आपका मेटलिक मनी। मेटलिक मनी इस टाइम पे क्वाइंस वगैरह मिंट किए जाते थे। मेटलिक का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के मेटल से बने क्वाइंस, चाहे आयरन हो, स्टील हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, इन सब से बने क्वाइंस ही सर्कुलेशन में रहता था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक, केवल मेटलिक मनी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, तो इसके बाद इवॉल्व हुआ पेपर नोट। मेटलिक मनी के बाद क्या आया? पेपर नोट। और पेपर नोट के बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और अब आ गया है डिजिटल। तो ये इवोल्यूशन है मनी का। अभी हम लोग डिजिटल मनी तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ मनी है। मेटलिक मनी, मेटलिक मनी से पेपर नोट, पेपर नोट से प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी से डिजिटल मनी। ठीक है, अब हम अगर देखें तो जनरली किसी भी कंट्री में मनी दो टाइप्स के हो सकते हैं। दो क्या, आप तीन टाइप्स के कह लो। एक होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर में क्या होता है? दो ही टाइप्स की मनी को समझो आप। लीगल टेंडर का मतलब होता है जिसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, वो लीगली एक्सेप्टेबल है। ये दो टाइप्स के होंगे लीगल टेंडर। एक होगा लिमिटेड लीगल टेंडर, और एक होगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और एक होगा नॉन लीगल टेंडर। देखिए इन सब में क्या फर्क है। जो लीगल टेंडर होगा ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है इसको, है ना। ये गवर्नमेंट ने लीगली एक्सेप्टेंस के लिए इसको ऑथराइज कर रखा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, एक डोमेस्टिक एक टेरिटरी के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में वहां का जो करेंसी है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसे कोई लेने से डिनाई नहीं कर सकता। अगर डिनाई किया तो उस पर लीगल एक्शन हो सकता है। हाँ, इसमें दो तरह की करेंसी जरूर बना दिया है। दो तरह की क्या? कि एक लिमिटेड लीगल और एक अनलिमिटेड लीगल। जैसे क्वाइंस वगैरह है, तो क्वाइंस वगैरह से आप 1,000 से ज्यादा तक पेमेंट नहीं कर सकते, है ना। आप किसी पर्सन को, कोई पर्सन बॉन्डेड है कि वो 1,000 क्वाइंस में 1,000 तक का पेमेंट वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद उसके विल पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो करे या ना करे। लेकिन जो पेपर नोट है उससे आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं। पेपर नोट से आप क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्वाइंस में आप लिमिटेड पेमेंट करेंगे। कॉइन्स में 1,000 आप पेमेंट कर सकते हैं, 1,000 तक। जबकि पेपर नोट में आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं। लो नॉन लीगल टेंडर में जो मैंने बताया कि जो फिड्यूशियरी मनी है उसको हम किस में रखते हैं? नॉन लीगल, जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया,
ये सब लीगल टेंडर नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके ऊपर आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं कि नहीं आपको ये आपके ऑब्लिगेशन है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉन लीगल टेंडर में आप, सामने वाला लीगली बॉन्डेड नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करे, जबकि लीगल टेंडर में लीगली बॉन्डेड है ना, कि उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो कोई किसी और चीज का, गोल्ड का या कोई और कमोडिटी की डिमांड नहीं कर सकता है। इसके ऊपर में आप क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो मनी को फर्दर हमने लीगल और नॉन लीगल टेंडर में डिवाइड किया, लीगल टेंडर को फर्दर दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। ठीक है। तो ये टोटल मनी के फंक्शन, इवोल्यूशन और टाइप्स ये हमने देखा। अब हम देखते हैं मनी सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई, देखिए मनी सप्लाई बेसिकली क्या होता है, तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ऑफ एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी इकोनॉमी के पब्लिक के ने जितना पैसा हेल्ड कर रखा है उसको हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। यानी इंडिया के अंदर इंडियन पब्लिक ने जितना पैसा, करेंसी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना पैसा इंडियन पब्लिक के पास है, वो सब के सब मनी सप्लाई में आए। ठीक है। अब देखिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लगा हुआ है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसे मेजर कर सकते हैं। ये होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई में किस किस के पास जो पैसा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल पब्लिक के पास जो पैसा है उसको हम इंक्लूड करेंगे। और मनी सप्लायर के पास जो पैसा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये मनी सप्लायर कौन है, तो मनी सप्लायर कौन है, ये है गवर्नमेंट, ये है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक। ठीक है। ये सब मनी सप्लायर है, इन सब के पास जो पैसा है उसको हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। उसको मनी सप्लाई में एस्टिमेट नहीं किया जाएगा, केवल मनी सप्लाई में हम पब्लिक के पास जो पैसा है उसको हम केवल कंसीडर करेंगे। अब मनी सप्लाई को मेजर कैसे करना है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो देखिए मनी सप्लाई के लिए M1 का फॉर्मूला है, वैसे तो टोटल चार फॉर्मूले हैं M1, जिसमें CC प्लस DD यानी डिमांड डिपॉजिट, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट। ये अदर डिपॉजिट में जो हमारे NRI डिपॉजिट होता है आरबीआई के साथ उसको हम कहेंगे अदर डिपॉजिट। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, इसको हम M1 के फॉर्मूला में रखेंगे।
और सीबीएसई में क्लास 12th में ओनली M1 का फॉर्मूला ही मेंशन किया गया है। वैसे अगर आप M2 M3 M4 देखें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो M2 का फॉर्मूला अगर हम देखें तो M2 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। फिर M3 का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट का मतलब FD RD, टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विथ बैंक, विथ बैंक। और अगर M4 का फॉर्मूला देखें तो इसमें आप M3 ऐड कर दीजिए और प्लस कर दीजिए टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अब इसमें बॉन्ड्स की डिपॉजिट नहीं लेनी, तो एक्सक्लूड कर दीजिए NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक्सक्लूड होगा, है ना। तो ये आपका ओवरऑल मनी चैप्टर है। ठीक है, मनी सप्लाई। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, मनी चैप्टर में इंपोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, हाईलाइट वर्ड है, हाईलाइट टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक, उसमें है आपका इंपोर्टेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको, शॉर्ट में पढ़ना है क्या क्या इसमें देखना है। तो इंपोर्टेंट में बार्टर सिस्टम और इसके ड्रॉबैक्स, फिर मनी सप्लाई, ये दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद थोड़ा बहुत आप फंक्शन ऑफ मनी को भी देख सकते हो। तो बेसिकली ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी साथ में है ना। सबसे ज्यादा बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स से क्वेश्चन और मनी सप्लाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल मनी सप्लाई का टॉपिक है। आशा करता हूं ये आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ कमियां नजर आई हो या फिर अगर हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप फीडबैक में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट ड्रॉप करें। आपको किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आज के सेगमेंट में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। और लास्ट में यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को फायदा बेनिफिट मिल सके। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।